वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की विमेंस टीमों के बीच होने वाला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 12 जो कि हेडिंग्ले लीड्स के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर ऑलरेडी 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं और उसमें क्या रिजल्ट निकला, बीच ने किस तरीके से रिएक्ट किया, किस तरीके की बॉलर्स या बैटर्स किस नंबर पर बैटिंग करने वाली बैटर्स की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेंगी जो कि आपको फैंटेसी में अच्छे खासे पॉइंट दिलाएंगी। वो जानने की कोशिश हम पिच रिपोर्ट के अंदर करेंगे, जिसको आगे बढ़ाते हुए दोनों टीमों के हर एक प्लेयर की वो डेटा एनालिसिस आपके सामने रखूंगा, जिसकी मदद से आप ना सिर्फ अपनी एक अच्छी स्मॉल लीग की टीम बल्कि मल्टीपल टीम वाला कोई कॉन्टेस्ट अगर आप फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए भी कई सारी टीमें आप आसानी से बना पाएंगे। जिसमें शुरुआत में करूंगा यहाँ पर दोनों टीमों से, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम और स्कॉटलैंड की जो टीम है, इन दोनों का है इस टूर्नामेंट का यह दूसरा मुकाबला है और अपना पहला मुकाबला दोनों टीमें यहाँ पर जीत करके पहुंची है, जिसमें स्कॉटलैंड की टीम ने आयरलैंड की टीम को हराया जबकि वेस्ट इंडीज की टीम ने पिछला मैच न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को हराया जो अभी करंट पोजीशन में बात करें तो पिछले वाले वर्ल्ड कप की चैंपियन थी। तो निश्चित तौर पर दोनों टीमों का अपना मोटिवेशन तो काफी हाई है, लेकिन वेस्ट इंडीज ने काफी बड़ा काम पिछले मैच में किया है तो काफी एक अपर हैंड आप इनका मान सकते हैं, चूंकि इनके सामने निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो स्कॉटलैंड की टीम है थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है, लेकिन फिर भी स्कॉटलैंड की टीम के पास भी कम से कम 4 ऐसे प्लेयर तो हैं जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते और इवन वही 4 ऐसी प्लेयर हो सकती हैं जो इस टीम को हरा भी दें इस 18 जून को होने वाले मैच में, जो कि रात को 11 बजे से भारत के समय के हिसाब से हेडिंग्ले लीड्स के उसी मैदान पर खेला जाएगा, जहां पर जैसा मैं आपको बता भी चुका हूं कि 2 मैचेस ऑलरेडी खेले जा चुके हैं, जिसका पिच रिपोर्ट आपके सामने है। डिटेल में आप देख सकते हैं जो दोनों मुकाबले खेले गए 17 जून को ही हुए थे। पिच रिपोर्ट जानने से पहले अगर आप वेदर फोरकास्ट को भी थोड़ा सा देख लें तो बारिश की संभावनाएं उस मैच के स्टार्ट होने के पहले थोड़ी बहुत रहेंगी, लेकिन आसमान पर बादल बने रहेंगे मैच के दौरान, ये काफी हद तक तय है। और जो मॉर्निंग में बारिश होने के चांसेस हैं उसकी वजह से क्या होगा कि पिच में नमी भी आ सकती है, तो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हो सकता है मदद मिले, लेकिन जनरली ये चीज हमने पिछले दोनों मैचेस में भी देखा कि वहां पर आसमान पर बादल थे। लेकिन जो दोनों मुकाबले खेले गए जिसमें पहले मैच का स्कोर कार्ड आपके सामने है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीमों के बीच में, और निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के सामने बांग्लादेश की टीम बहुत कमजोर है और वही दिखाया, उन्होंने 77 रन ही बना पाई टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर, जिसको चेस करते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम ने 78 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर। और इस पूरे मैच में जो पेसर्स को विकेट मिली, स्पिनर्स को विकेट मिली पहली और सेकंड इनिंग में, यानी कि बांग्लादेश की बैटिंग के टाइम पर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के टाइम पर, वो सारा डेटा आपके सामने है, जो कि सुबह 10:30 बजे से मैच हुआ था वहां के लोकल टाइम के हिसाब से। और जो दूसरा मैच यहां पर खेला गया इंडिया और नीदरलैंड्स की विमेंस टीमों के बीच में, और इसमें भी इंडियन टीम ने 209 रन बना दिए 5 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में इन्होंने 59 रन बना दिए थे बिना कोई विकेट गंवाए, और उसके जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 114 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इन्होंने भी पहले 6 ओवर में 39 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। और ध्यान रहे कि ये मैच भी जो होगा आज का, जो ये वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की विमेंस टीमों के बीच में है, ये वहां की लोकल टाइम के हिसाब से एक दिन का ही मैच होगा। और हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर क्या होता है जनरली कि यहाँ पर रात को करीब 9-10 बजे के आसपास वहां पर सूरज डूबता है, तो अगर 9-10 वहां की लोकल टाइम के हिसाब से जो होगा रात के 9-10 बजे कहीं पर सूरज डूबेगा, तो निश्चित तौर पर अगर आसमान पर बादल भी यहाँ पर होने वाला है तो ज्यादा चांसेस यहाँ पर अब नहीं बनते हैं कि पिच में कितनी भी नमी हो, थोड़ी बहुत शुरुआत में मदद मिल सकती है तेज गेंदबाजों को, वरना उसके बाद मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स ही यहाँ पर इस पिच पर गेम में आती है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले जो आपको मैंने दोनों मैचेस का पिच रिपोर्ट दिखाया, स्कोर कार्ड दिखाया, उसमें आपने स्पिनर्स और पेसर्स के नंबर भी देखे होंगे। तो एक ऐसी पिच जहां पर मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ स्पिनर्स गेम में आती हैं। शुरुआत में वेदर की वजह से यहाँ पर तेज गेंदबाजों को हल्की फुल्की स्विंग मिल सकती है, बीच का वो फेज होगा जहां पर बैटर्स के लिए रन बनाना थोड़ा सा शायद आसान हो जाए, लेकिन ओवरऑल काफी हद तक स्पिनर्स यहां पर डोमिनेट करेंगे। तो जो भी पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आएगी टॉस के बाद कि क्या सेम पिच है जिस पर अभी तक के दोनों मुकाबले खेले गए या कोई डिफरेंट पिच यहां पर प्रोवाइड करवाई गई है फ्रेश, वो जानना काफी जरूरी होगा। और उसके हिसाब से जो भी हमारी फाइनल टीम बनेगी आज की इस मैच की, वो आपको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, टेलीग्राम पर नहीं, चूंकि आपको पता है फिलहाल टेलीग्राम अभी कुछ समय के लिए बैन किया गया है। तो इसी व्हाट्सएप चैनल को आप जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर आपको मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, जाइए जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल आइए आगे बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम का, जिनका प्रोबेबल लाइनअप या प्लेइंग 11 जो पिछले मैच में भी खेला था वो आपके सामने है। जहां पर हेली मैथ्यू जो कियाना जोसेफ ने ओपन किया था, सिमन कैम्पबेल है जो कि विकेट कीपर बैटर है और इन्होंने ही एक्चुअली पिछला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी टीम को जिताया भी 90 रन की पारी खेल करके। बाकी जो बैटर्स हैं आप उनके नाम यहाँ पर देख सकते हैं, बॉलर्स जो है उनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इवन बेंच पर जो 4 और ऑप्शन, जिसमें से स्टेफनी टेलर अभी फिटनेस इशू था इस वजह से पिछले मैच पर खेल
खेली नहीं। इनके नाम देख सकते हो, चिनल हेनरी भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल है, लेकिन जो पिछले मैच में ऑप्शंस खेली थी उनमें से किसने कितने ओवर की बॉलिंग करी, किस ओवर में आकर के किया, वो आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। जिसमें इनके पास जो दो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स हैं, जिसमें एक जायदा जेम्स हैं, इन्होंने पहला ओवर किया, क्यूयाना जोसेफ है, इन्होंने 12वां ओवर किया, और ये दोनों इसी तरह 1 या 2 ओवर ही करती हैं, और उसमें अगर विकेट मिल गया तब तो ये कैरी फॉरवर्ड करती हैं अपने ओवर्स, वरना बाकी जो बॉलर्स हैं, और उसमें हालांकि सोनिसा हेक्टर भी एक राइट आर्म मीडियम पेसर है, वो भी कभी कभार जरूरत पड़ने पर ही एक आध ओवर करेंगी, वरना मेन बॉलर जो इनके हैं वह हैं हेली मैथ्यूज, डिएंड्रा डॉटिन, आलिया एलिन, एफी फ्लेचर और करिश्मा रामहरक जैसी बॉलर जो कि मिनिमम से मिनिमम 3-3 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे, जिसमें किसी किसी को हो सकता है 2 ही ओवर मिले, क्योंकि बाकी किसी ओवर ने बॉलर ने आकर के बॉलिंग कर दी। लेकिन ये 4 सबसे मेन बॉलिंग ऑप्शन होंगी, जिसमें एफी फ्लेचर और करिश्मा रामहरक तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि प्योर बॉलर्स हैं। आलिया एलिन बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती है, और पिछले मैच अब काफी जबरदस्त बॉलिंग भी करी इन्होंने इस तरीके की पिच पर। बाकी डिएंड्रा डॉटिन, हेली मैथ्यूज अपने बैटिंग के लिए भी जानी जाती हैं इक्वली अपनी बॉलिंग से ज्यादा, तो ये दोनों तो कप्तान है, बस कप्तान के भी ऑप्शंस हैं। तो ये जरूर देखिए कि किसने किस ओवर में आकर के और कितने टोटल ओवर की बॉलिंग पिछले मैच में किया, उससे आपको बॉलर पिक करने में मदद मिलेगी। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप वेस्ट इंडीज की विमेंस प्लेयर्स का देखना चाहें तो वो इस वीडियो को यहीं पर रोक करके ध्यान से इस पूरे पेज को देख लीजिए, जहां पर आपको पूरा करियर का डेटा ना सिर्फ ओवरऑल पैकेज के रूप में है, बल्कि इनिंग के बेसिस पर भी आपको मैंने दे दिया, जो आपको मैं हर मैच में देता हूं। और उसके बाद आकर के रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें, जिसमें पिछले वाले मैच में जो न्यूजीलैंड की टीम को इन्होंने हराया, एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जिसमें सबसे बड़ा हाथ रहा सिमेन कैम्बेल का एज ए बैटर, जिन्होंने 90 नाबाद की शानदार पारी खेली। और इवन हेली मैथ्यूज को भी आप देख सकते हैं, वो पूरा क्रेडिट, जिसमें इन्होंने 48 रन बनाए और उसके पहले बॉलिंग करते हुए 1 विकेट भी लेकर के गई। और तीसरा सबसे बड़ा हाथ रहा आलिया एलिन का, जिन्होंने उस स्कोर पर तो कम से कम रोक लिया न्यूजीलैंड की विमेंस टीम को अपनी 4 विकेटों की बदौलत, चूंकि बाकी बॉलर्स ने कुछ खास योगदान दिया नहीं। हालांकि डिएंड्रा डॉटिन ने जरूर 2 ओवर में 1 विकेट निकाले, 1 विकेट वहां पर हेली मैथ्यूज ने भी लिया, लेकिन अगर इन्होंने उस लेवल की बॉलिंग ना करती, 4 विकेटें ना लेती, तो वहां पर न्यूजीलैंड की टीम कम से कम 20-30 रन और बना देती। तब वहां से जीतना वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम के लिए उतना आसान होता नहीं, चूंकि बैटिंग में भी अगर आप देखें ना तो 2 ही बैटर चली, बाकी जिसको भी बैटिंग मिली वो कुछ खास कर नहीं पाई, और वो उस तरीके की खास बैटिंग करने लायक है भी नहीं। तो ओवरऑल इस पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को देखें तो एक तो आपने ये देखा कि एफी फ्लेचर है, करिश्मा रामहरक हैं, पूरे 4-4 ओवर करते हैं। सामने स्कॉटलैंड की विमेंस टीम है जो कि सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, तो ये दोनों तो इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन जाती हैं। आलिया एलिन तीसरी बेस्ट ऑप्शन अपनी परफॉर्मेंस के ही बेसिस पर, डिएंड्रा डॉटिन, सिमेन कैम्बेल, और साथ ही साथ यहाँ पर हेली मैथ्यूज को भी मैं वही रोल प्ले करता हुआ देखूंगा आज के इस मैच में भी, जो इन लोगों ने पिछले मैच में किया, एक बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन उसी में एक डिफरेंशियल प्लेयर जिनको आप ट्रम्प ऑप्शन कह सकते हैं, वो क्यूयाना जोसेफ भी होंगी, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली सीधा सीधा अगर मैं कहूं तो 6 से 7 ऑप्शन हैं जो कि वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उसी में हेड टू हेड के भी आंकड़े अगर आपको देखने हैं तो ये जो वेस्ट इंडीज की टीम है, इसमें जो स्क्वाड में प्लेयर्स हैं, एक मैचेस जिसने भी खेले स्कॉटलैंड के खिलाफ कभी भी, वो खेल रखा है, जिसमें 3 विकेटें एफी फ्लेचर के हैं, 1 विकेट करिश्मा रामहरक के हैं। तो यही दोनों ने अपना ऑडिशन बेसिकली दे रखा है कि स्कॉटलैंड की टीम के खिलाफ इनको ट्राई कर लीजिए। हालांकि आलिया एलिन को एक मैच में कोई विकेट मिला नहीं है, और बैटिंग में क्यूयाना जोसेफ ने 31 रन बनाए, कोई विकेट नहीं है। हेली मैथ्यूज के नंबर देख सकते हैं, सिमेन कैम्बेल फेल हुई हैं, लेकिन डिएंड्रा डॉटिन ने 28 रन बनाए हैं। लेकिन उसी में चिनल हेनरी, इन्होंने 1 मैच खेल करके 1 विकेट लिया, अगर ये खेलेंगी तो ये भी कम से कम 3 से 4 ओवर करेंगी, तो ये भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्टेफनी टेलर खेलेंगी तो देखना पड़ेगा इनका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, नंबर 3 तक बैटिंग करती हैं तब तो ठीक है, वरना वो उतना इंपॉर्टेंट रोल इनका रहेगा नहीं। बाकी इस मैदान पर खेले गए मैचेस में परफॉर्मेंसेस देखने आए वेस्ट इंडियन प्लेयर्स की, तो केवल 2 ऐसी प्लेयर जो इस मैदान पर 3-3 T20 मैचेस खेल चुकी हैं, और उसकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो मोर देन इनफ है ये नंबर्स में ही, जिसके दम पर आप अपनी टीम में इन दोनों प्लेयर्स को वैसे भी लेकर के जा रहे हैं, हेली मैथ्यूज और डिएंड्रा डॉटिन को। इवन इनको तो आप कप्तान है, बस कप्तान भी चूज कर सकते हैं, और नंबर भी काफी हद तक वही आपको इंडिकेट करते हैं। और वेस्ट इंडीज की टीम के खिलाफ स्कॉटलैंड की टीम, जैसे कि आपने पीछे देखा, एक हेड टू हेड मैच खेली है प्लेयर्स, तो उसमें जो बॉलर ने आउट करने में कामयाबी हासिल की इन वेस्ट इंडियन बॉलर बैटर्स को, वो नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्यूयाना जोसेफ ने ओलिविया बेल की 3 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार आउट हुई हैं, और बाकी हेली मैथ्यूज प्रियना चटर्जी की पहले ही गेंद पर आउट हो गई थी, और सिमेन कैम्बेल ओलिविया बेल के 3 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार आउट हुई हैं। और कर्स्टी गॉर्डन, जो कि उनकी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, बहुत ही कमाल की, उन्होंने 26 गेंद पर केवल 14 रन देकर के, वो भी T20 फॉर्मेट में, 1 बार डिएंड्रा डॉटिन जैसी बैटर को आउट किया, जो कि छक्के लगाने के लिए जानी जाती है एक्चुअली। और ये तो प्लेयर बैटल में कुछ जो डेटा था, लिमिटेड डेटा था, वो आपने देखा
एकमात्र खेले गए मैच की वजह से। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि वेस्ट इंडीज की टीम भी स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, तो स्पिनर्स तो हमेशा इस टीम के खिलाफ इंपॉर्टेंट होंगे। और ऐसी ऑप्शन खोजने अगर आप जाएं तो निश्चित तौर पर कर्स्टी गॉर्डन को तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये एक ऐसी ऑप्शन है जिनको आप मिस नहीं कर सकते स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से जब भी आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोई बॉलर पिक करेंगे। और बाकी जो नाम है, हालांकि रचल स्लेटर भी हैं, प्रियनाथ चटर्जी भी हैं, क्लोई एबेल भी हैं, गैब्रिएला फोंटेना भी हैं। और उसके बाद जो बैटिंग लाइनअप इनकी देखेंगे ना, उसमें आपको यहाँ पर कैथरीन फ्रेजर, डार्सी कार्टर, कैथरीन ब्राइस, सेरा ब्राइस, एलिसा लिस्टर और मेगन मैकॉल जो दिखाई पड़ रही हैं। इसमें कौन कितना इंपॉर्टेंट है ये जानना भी काफी जरूरी है, वो हम आगे जानेंगे। लेकिन उसके पहले आप जान लीजिए कि ओलिविया बेल भी स्क्वाड में है। पिछला मैच प्लेइंग 11 में नहीं खेली थी, लेकिन अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर आप इन पर दिमाग लगा कर रख सकते हैं डिफरेंशियल प्लेयर। और बाकी जो 3 प्लेयर हैं उनके भी नाम आप देख सकते हैं। और बॉलिंग किसने कितने की है पिछले वाले मैच में, ये जानना बहुत जरूरी है स्कॉटलैंड की टीम की तरफ से। और देखेंगे तो कैथरीन ब्राइस, कर्स्टी गॉर्डन, इन दोनों को, कर्स्टी गॉर्डन के बारे में तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इनको आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन उसी में कैथरीन फ्रेजर और कैथरीन ब्राइस, इन दोनों का भी आपने पीछे देखा ना, प्लेइंग 11 में टॉप ऑर्डर पर बैटिंग भी करने आती हैं, 4-4 ओवर की बॉलिंग भी कर रही हैं। तो ये दोनों तो फॉर श्योर ऑप्शन है जिनको सीधे अपनी टीमों में आप लेके जा सकते हैं। हालांकि उसके अलावा गैब्रिएला फोंटेनेला हैं, 2 ओवर पिछले मैच में किए। रचल स्लेटर ने भी पूरे 4 ओवर पिछले मैच में किए, और उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 2 ओवर तो इन्होंने डेथ में किए। तो ये भी एक डिफरेंशियल ऑप्शन निकल करके आती है। बाकी प्रियनाज ने, क्लोई एबेल ने 1-1 ओवर ही किया, और उस वजह से वो वैसे ही टीम से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो करियर के आंकड़े भी, चूंकि जो कि जरूरी भी है स्कॉटलैंड की विमेंस टीम के बारे में जानने के लिए, वो वीडियो को रोक करके जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल तो मैं रीसेंट फॉर्म की बात कर लूं तो ये टीम भी एक मैच खेली है और उसमें आयरलैंड की विमेंस टीम को हराया। और उसमें देखा तो डार्सी कार्टर ने 14 रन बनाए, 15 रन बनाने के साथ साथ 3 विकेट अपने बॉलिंग से कैथरीन फ्रेजर ने लिया। कैथरीन ब्राइस ने 60 रन बनाए, 2 विकेटें ली, और सेरा ब्राइस ने भी 49 रन बनाए। जबकि पूरी बॉलिंग लाइनअप इनकी जो रही, जिसने जितने भी ओवर किए वो तो आपने पीछे देखा, लेकिन विकेट निकालने में केवल कर्स्टी गॉर्डन ने कामयाबी हासिल करी, जो कि इन्होंने 3 विकेट निकाल करके अपनी यूटिलिटी को दिखाया। और एक बात आपको मैं क्लियर कट वैसे भी बता सकता हूं कि कैथरीन ब्राइस और कैथरीन फ्रेजर और सेरा ब्राइस के अलावा यहाँ पर कर्स्टी गॉर्डन, ये चौथी ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन बेसिकली इस टीम के अंदर हैं जिनको बिना किसी डाउट के किसी भी बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल टीम के खिलाफ अपनी टीम में आप शामिल कर सकते हैं। क्योंकि ये चारों प्लेयर बहुत ही अच्छे लेवल की और कमाल के ऑप्शन, इसमें से कैथरीन फ्रेजर, और साथ ही साथ आपने भी पीछे देखा था ना ओवर्स बोल्ड का, जो ओवर्स इन्फो का आपने डेटा देखा था, उसमें आपने देखा था कैथरीन फ्रेजर और कैथरीन ब्राइस आपको 4-4 ओवर की बॉलिंग भी पूरी करके देती है। तो ये दोनों भी बहुत अच्छे डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन है। उसमें अगर आप मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो सेरा ब्राइस की जगह पर किसी टीम में आप रचल स्लेटर को लेकर के जा सकते हैं। किसी टीम में अगर ओलिविया बेल खेल रही हैं तो उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बस यही, इससे ज्यादा आपको कोई रोटेशन करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इतना ही आपको करना है, जो कि लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो उसके हिसाब से आपकी काफी आसान टीम बनेगी। बाकी जो हेड टू हेड के एक मैच के आंकड़े वेस्ट इंडियन विमेंस प्लेयर्स के आपने देखे थे, सेम उसी मैच में आप यहाँ पर स्कॉटलैंड की विमेंस टीम का भी देखेंगे। ओलिविया बेल ने 2 विकेट लिया था, कर्स्टी गॉर्डन, रचल स्लेटर ने 1-1 विकेट लिया था, प्रियनाथ चटर्जी ने भी 1 विकेट लिया था हेली मैथ्यूज को आउट करके, और बाकी बैटिंग में कुछ खास कमाल हुआ नहीं था। और उसके बाद अगर हम बात करें वेन्यू का डेटा देखने के लिए, तो वो नंबर्स भी आपके सामने। और ध्यान रहे, इंग्लैंड में ये मैचेस हो रहे हैं, स्कॉटलैंड की विमेंस टीम के लिए कोई अलग सा माहौल है नहीं, बगल बगल में ही कंट्रीज हैं, लेकिन जैसी पिच यहाँ पर मिलती है, स्पिनर्स का जो रोल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। कर्स्टी गॉर्डन इसी मैदान पर भी पिछले मैच पर 3 विकेट लेकर के आई भी हैं। बाकी प्लेयर्स के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। बाकी एकमात्र खेले गए मैच में जो प्लेयर बैटल के डेटा निकल करके आ रहा है, कैथरीन ब्राइस को और साथ ही साथ एलिसा लिस्टर को यहाँ पर एफी फ्लेचर ने 1-1 बार आउट कर रखा है ऑलरेडी। चिनल हेनरी ने सेरा ब्राइस को आउट कर रखा है। तो ओवरऑल तो जो नंबर बहुत ही लिमिटेड थे वो आपने देखा प्लेयर बैटल के, लेकिन बाकी सारे नंबर तो मोर देन इनफ थे, जिसने आपको बता दिया कि वेस्ट इंडीज की तरफ से कम 6 से 7 प्लेयर तो आप लेके जा ही सकते हैं। और मिनिमम 4 प्लेयर आपके पास हैं स्कॉटलैंड की भी टीम की तरफ से, जो कि आपको मोर देन इनफ फैंटेसी पॉइंट्स दिलाएं और एक अच्छे रैंक पर लेकर के जाएं। और बाकी जो प्लेयर बैटल का डेटा था उसमें एक बात क्लियर है कि जो कि इंडिविजुअल नंबर्स तो आपने देखे बॉलर्स के या बैटर्स के, लेकिन उसमें स्पिन खेलने को लेकर के दोनों टीमों की दिक्कतें हैं अपनी अपनी। और स्पिनर्स कौन कौन सी हैं, उसमें कौन 4-4 ओवर कर रहा है, कौन कामयाबी हासिल कर पा रहा है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका, तो उस हिसाब से आपको टीम बनानी है। एक चीज जो देखनी है वो करंट वेदर, टॉस के बाद का पिच कैसी मिली है, वो उसका अपडेट आपको मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर करूंगा केवल, टेलीग्राम फिलहाल अभी है नहीं। तो व्हाट्सअप चैनल को जाकर के जरूर ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट पे लिंक है। अब ये मत सोचिएगा कि आप ज्वाइन कर रखे होंगे पहले से, व्हाट्सअप चैनल नया चैनल है, तो जल्दी से जाकर के, कोई भी ज्वाइन नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए। जिसने किया हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेरे व्हाट्सअप चैनल का लिंक है। और बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए, क्लैरिटी वैसे भी मिल जानी है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करने खत्म, चलते हैं, नमस्कार।